अल्फा डिके। पहले देख लेते हैं कि अल्फा डिके क्या है। हमने ये देखा था कि जब भी हम डिके की बात करते हैं या रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, और इसके अलावा एक जो है वो एंडलेस फिनोमेना है, तब जब तक जो है वो सारे का सारा जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली डिके नहीं हो जाता। तो अल्फा डिके जो है, अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये कहा था कि जो डिके है उसकी कुछ 3 टाइप्स हमने देखी थी, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। और इसके अलावा पहले हम रेडियो एक्टिविटी को अगर डिस्कस करें तो उसकी 2 टाइप्स थी, एक थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी उसमें ये था कि हम खुद से एक्सटर्नली जो है वो कोई भी चीज़ उसको जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ब खुद ही डिके होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, उसमें यह है कि ये प्रोसेस हम खुद से करवाते हैं, यानी अपने आप जो ये नहीं हो रहा होता, बल्कि हमें इसको करवाने के लिए इग्निशन प्रोवाइड करना पड़ती है। अगर हम अल्फा डिके की बात करें तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बेस पे हो रहा होता है। इसमें ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस डिके है जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए जो कि हैवी एलिमेंट्स है, जैसे कि जिनका ए यानी एटॉमिक मास जो है वो 200 से ग्रेटर हो, तो इनके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा डिके होता है। और अल्फा डिके है क्या, ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस डिके है जिसके दौरान जो कोई भी ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, वो जब डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो उसके मास नंबर में से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो हमारा एटॉमिक चार्ज नंबर होगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ओवरऑल इस तरह से हमें एक हीलियम जो है, हीलियम का एटम मिल जाएगा। और ये हीलियम जो है, ये हीलियम न्यूक्लियस, यही बेसिकली अल्फा पार्टिकल है, और इसके साथ कुछ एनर्जी भी इमिट आउट होगी। अब ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करेगी कि हम यहाँ पे कौन सा पेरेंट न्यूक्लियाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई कौन कौन से बन रहे हैं। अब कोई भी, अब आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी हमने ऐसे डिके की बात करनी है जिसमें हम जो हीलियम का न्यूक्लियाई एज एन एक्स्ट्रा डॉटर न्यूक्लियाई, एज ए पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो लेते हैं, सॉरी डॉटर न्यूक्लियाई लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे अल्फा डिके। अब ये जो अल्फा डिके हो रहा है, इसमें जो हीलियम का जो न्यूक्लियाई आएगा, दैट इज अल्फा पार्टिकल, उसमें हम देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी है उसकी रेंज 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, जो वेरी करेगी जैसे ही हम एलिमेंट्स यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, ये इनकी जो वैल्यूज है वो भी वेरी करते जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि एमिशन जो है वो कब होगी, यानी अल्फा पार्टिकल कब इमिट आउट होगा, खुद से रेडियो एक्टिव डिके होगा, लेकिन ये डिके भी कब होगा और इसमें एमिशन कब होगी। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं, पहली है कूलम्स रिपल्सिव फोर्सेस और दूसरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर हम जनरल केस की बात करें कि जब एक जो पूरा जो एलिमेंट है वो डिके नहीं हो रहा होता उसका, तो उस टाइम पे जब कोई एमिशन नहीं हो रही, तो वो जो एक जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा ओवरकम कर रही होती है कूलम रिपल्सिव फोर्सेस को। ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये हो सकता है ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान हो या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, इन रिपल्सिव फोर्सेस को भी और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो है बॉन्डिंग को भी कंबाइन किए रखती हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को बाउंड करके रखती हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो ओवरकम करती रहेंगी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस को, तब तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आपस में जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और ये आपस में न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बाउंड हुए रहेंगे, यानी न्यूक्लियस पूरे का पूरा बाउंड रहेगा, यानी न्यूक्लियस टूटेगा नहीं और उसमें से किसी भी तरह की कोई एमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम एमिशन की बात करें तो जब भी एमिशन होनी है उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा जो है वो ओवरकम कर दी जाएगी कूलम फोर्सेस से, यानी कि कूलम फोर्सेस अब जो है वो ओवरकम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को, और इस केस में जो रिपल्शन है, रिपल्शन फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी, और जब जैसे ही रिपल्शन ज़्यादा होगी तो वो जो है वो न्यूक्लियस के बाहर चले जाएंगे, यानी इस तरह से हीलियम जो है उसकी एमिशन हो सकती है, किसी भी दूसरे जो है रेडिएशंस की या रेज की एमिशन हो सकती है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि जो अल्फा पार्टिकल आएगा उसकी एनर्जी 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जब हमने कहा ना कि एक जो क्रॉस करके जाना है न्यूक्लियस की बाउंड्री को, तो न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्रॉस करके कब कोई एलिमेंट जो है, यानी सॉरी अल्फा पार्टिकल जो है वो कब उस बाउंड्री को क्रॉस करके न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है, उसकी एमिशन हो सकती है, उसके लिए हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इक्वल होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज के। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कूलम्स लॉ से जो है वो डिडक्शन होते होते हमने पोटेंशियल की जो है वो भी टर्म पढ़ी हुई है, दैट इज के क्यू ओवर आर, और चार्ज जो है वो 2e है। यहाँ पे 2e क्यों लिया, क्योंकि जब हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में जब आप देख रहे हैं कि जो Z है वो 2 है, हीलियम का जो एटम है उसमें Z हमारे पास 2 है, तो अगर ये 2 है तो टोटल इस हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2e होगा, और इसमें जो E है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। अगर हम इसकी बात करें 2e जो है वो चार्ज हमने ले लिया न्यूक्लियस के ऊपर, और यहाँ पे जो Q है चार्ज, यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, तो आप देखें जो Y वाला जो डॉटर न्यूक्लियाई था उसमें जो हमारे पास जो Z की वैल्यू थी वो Z-2 थी, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे Z-2 इंटू ई, यहाँ पे भी E जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है डिवाइडेड बाय R, और K जो है वो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। K जो है इसकी वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, और इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, Z-2 एज इट इज आ जाएगा और 2e² हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें हम जैसे ही एलिमेंट टू एलिमेंट Z वेरी करते जाएंगे वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम 235 की, जिसमें हमने Z को 92 लिया हुआ है, ठीक है, और R जो है, R जो कि रेडियस था, बेसिकली ये न्यूक्लियस का रेडियस है, जिसको हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी रेंज जो है 10⁻⁻14 टू -15 तक हो सकती है। तो यूरेनियम के केस में इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस का रेडियस वो 10⁻⁻14 मीटर होता है। अगर ये 10⁻⁻14 मीटर है और Z जो है यूरेनियम के केस में 92 है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में जब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेसिकली वही एनर्जी है जो किसी भी अल्फा पार्टिकल को चाहिए थी ताकि वो न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर की तरफ जो है वो इमिशन कर सके। अगर हम पोटेंशियल बैरियर वाली जो कंसेप्ट है इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि अगर हम एनर्जी और डिस्टेंस जो है यानी न्यूक्लियर रेडियस जो है उसके अंदर अगर उनके दरमियान अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ हमें इस तरह की वैल्यू मिलेगी, इस तरह की जो शेप है वो मिल रही होगी। ये बेसिकली ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये एक बैरियर है, इतना पोटेंशियल बैरियर दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो अल्फा पार्टिकल है लेट्स सपोज वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल किस तरह से ये पोटेंशियल वेल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकता है और एमिशन के तौर पे हमें न्यूक्लियस के बाहर मिल सकता है। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि ये क्लासिकली तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर जो है उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सके। तो यहाँ पे जो आप ये वाली कर्व देख रहे हैं ये बेसिकली ये शो कर रही है कि जो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जो उसके साथ रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन रख रहा होता है, तो ऐसा ऐसा इसने डिक्रीज होना है। यहाँ पे देखें जब ये पार्टिकल जो है यानी अल्फा पार्टिकल जिसको हमने वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये अभी तक जब पोटेंशियल बैरियर के अंदर ही था, इसने बैरियर को क्रॉस नहीं किया था तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही इसने डिस्टेंस जो है उसको ये वाला जो बैरियर है इसको क्रॉस कर लिया तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी जो है वो इसमें टनलिंग के दौरान या यहाँ से इस बैरियर को क्रॉस करने में चली जाएगी। अब अगर हम देखें कि यही वाला जो प्रोसेस है मतलब हमने कहा ये क्लासिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इसमें से ये वाला प्रोसेस देख सकें कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को क्रॉस करके इस साइड पे जा सके। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम क्वांटम मैकेनिकली देख लेते हैं कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हो सकती है। तो गेमॉ थ्योरी ऑफ अल्फा डिके जो है इसमें बेसिकली जो जॉर्ज गेमॉ था 1928 में उसने ये थ्योरी जो प्रेजेंट की थी। ये थ्योरी जो है ये कम्प्लीटली बेस कर रही थी क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्योंकि इस फिनोमेना को इस बिहेवियर को जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इसको जो है जो अच्छे से जो है क्लियर नहीं कर रही थी, बल्कि उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी ही कम है वो इतनी हाई एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सके। गेमाओ ने ये जो थ्योरी प्रेजेंट की वो कम्प्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस कर रही थी, और आपको पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है, एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे और दूसरा जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन पे। अगर हम डी ब्रोगली की बात करें तो उसने ये काम किया कि उसने हमें जो मैटर है उसकी डुअल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी और एक्सप्रेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p
p जो है वो मोमेंटम है जो हमेशा पार्टिकल्स का हो सकता है मैटर में, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है जो ये शो कर रही है कि यहाँ पे हम वेव की बात कर रहे हैं। तो ये एक ही एक्सप्रेशन में मोमेंटम और वेवलेंथ का होना ये शो करता है कि जो मैटर है वो डुअल नेचर रख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होगी बल्कि उसकी वेव नेचर भी होगी। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, जिसको हमने पार्टिकल ही कहा हुआ है, वो जब मूव करके जाएगा किसी भी बैरियर को क्रॉस करते हुए तो वो वेव के तौर पे भी बिहेव करेगा। और दूसरा हमने कहा कि इसमें होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली हमें स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और प्रोबेबिलिटी दे देती है किसी भी चीज़ की। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पार्टिकल्स जो हैं अल्फा पार्टिकल्स जो हमने वहाँ पे प्रेजेंट किए, जो मैंने वेव की फॉर्म में प्रेजेंट किया, वो इसीलिए इसको वेव की फॉर्म में लिखा है ताकि हम देखें कि क्योंकि पार्टिकल जो है वो वेव की नेचर भी रख रहा है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पर जब हम उस फिनोमेना को, उस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्लियर होगा कि हम अगर वेव की फॉर्म में लेते हैं तभी जो चांसेस हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके हमें एमिशन के तौर पे बाहर मिल सकता है। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर हमने कहा कि जो पार्टिकल है वो वेव है, तो वेव जो है उसके साथ हमेशा कोई ना कोई वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, और वही वेव फंक्शन जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे देता है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे देगा, जब हम उसी वेव फंक्शन का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी दे देगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला अल्फा पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट कर जाए बैरियर के अंदर से और हमें फिर बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो है वो मिल जाए। इसी प्रोसेस को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। टनलिंग इफेक्ट क्या है कि ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ऑफ लीकेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर, यानी कि ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी जो है वो हाइट ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे जो है वो बहुत कम एनर्जी रख रहे थे। तो उन एनर्जी, वो कम एनर्जी रखने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं, और किस तरह से जा सकते हैं, वो जो प्रोबेबिलिटी है वही हमारा टनलिंग इफेक्ट कहलाती है। तो इसका मतलब है कि जो गमाओ थ्योरी थी उसमें हमने देखा कि अगर हम क्लासिकली, तो वैसे तो हम इसको फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्टिकल जो है जो एक बैरियर के अंदर मौजूद है उस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा सकता। बस एक ऑप्शन होगा कि वो उसको ऊपर से फैलांग के जाए, तो उसकी एनर्जी ही कम है तो वो उसके ऊपर से, तो बैरियर के ऊपर से जा नहीं सकता। तो दूसरा रास्ता ये बचता है कि वो उसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाए, और पेनिट्रेट होने के लिए उसका पार्टिकल होना ज़रूरी नहीं है, मतलब पार्टिकल नहीं होना चाहिए वो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल होना चाहिए, तो वो तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वेव जो है वो पार्टिकल जो है वो वेव भी हैं। तो अगर हम वेव लेते हैं, अल्फा पार्टिकल को वेव के तौर पे लेते हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर में से पेनिट्रेट होकर गुजर सकता है, दैट इज टनलिंग इफेक्ट। अब अगर हम देखें इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो इक्वल होगी e⁻²k⁴L। अब यहाँ पे जो L है वो तो विड्थ ऑफ बैरियर है जिसको क्रॉस करके उस अल्फा पार्टिकल ने बाहर जाना है, एमिशन उसकी होनी है। और K2 जो है ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलेगा, दैट इज 2m × v - e/h⁴ 1/2। तो यहाँ से हमें ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी कोई भी हम जो ले रहे हैं पार्टिकल, उसकी जो है वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कोई भी जो पार्टिकल है दैट इज अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू विड्थ ऑफ बैरियर। जैसे जैसे हम ये विड्थ जो है वो चेंज करते जाएंगे, हमें जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट मिलती जाएगी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है गीगर एंड नटल लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसका जो लॉग जब हम लेते हैं डीके कांस्टेंट का, डीके कांस्टेंट क्या है, ये हमने जब हाफ लाइफ वाला डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने देखा था डीके कांस्टेंट लैम्डा। तो जब हम इसका लॉग ले लेते हैं डीके कांस्टेंट का और इसके अलावा लॉग ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल लेते हैं इन एयर, तो ये दोनों जो हैं वो लीनियर रिलेशन रख रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन रख रहे होते हैं। दैट इज लॉग ऑफ डीके कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, log 10 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू a + b ऑफ log ऑफ r इंटू log ऑफ r। तो ये जो a और b हैं ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे होंगे नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इमिट्स अल्फा पार्टिकल। अब अगर हम
ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉग ऑफ लैम्डा एंड लॉग ऑफ आर के दरमियान, यानी कि डिके कांस्टेंट का लॉग और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल के लॉग के दरमियान, तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। जब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ सीरीज हमें मिलती हैं, जैसे यूरेनियम सीरीज है, थोरियम सीरीज है, एक्टिनियम सीरीज है। तो इन सीरीज के अकॉर्डिंग जब हमने इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, टेबल पूरा एक बना हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज पुट करके जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज जो है वो मिल रही थी, ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे जो लीनियर रिलेशन आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि गीगर एंड नटल लॉ जो है वो बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि लॉग ऑफ लैम्डा और लॉग ऑफ आर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन ही शो हो रहा है ग्राफ से। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज क्या है, तो जब भी अल्फा पार्टिकल किसी भी दूसरे जो पार्टिकल है उसके ऊपर टकराएगा, उसके साथ टकराएगा, तो क्या करेगा, उसको आयनाइज कर देगा और उसमें से जो है वो उसको आयंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जितनी उसकी एनर्जी है उस लिहाज से वो उसको आयंस में कन्वर्ट करता जाएगा, जितने भी रास्ते में पार्टिकल्स आएंगे सबको वो आयंस में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मजीद आयनाइजेशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं रहेगी कि वो आने वाले किसी भी एलिमेंट को, किसी भी दूसरी जो रास्ते में आने वाला बैरियर है उसको आयोनाइज करे। तो वो जो रेंज क्या होती है, बेसिकली वही जो है उतना पोर्शन होता है जिसमें से गुजरते हुए अल्फा पार्टिकल जो है वो आयोनाइजेशन करता गया। जहाँ पे जाके आयोनाइजेशन पावर जो है उसकी खत्म हो जाएगी, आयोनाइज नहीं करेगा, वहां तक उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा गीगर और नटल ने नोटिस किया कि जो आइसोटॉप्स हैं, जो कि ऐसे आइसोटॉप्स जो मतलब आइसोटॉप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो फास्टर रेट ऑफ डिके रखते हैं, यानी कि जल्दी डिके हो जाते हैं, वो जब अल्फा पार्टिकल इमिट करेंगे तो उनकी रेंज भी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसी की बेस पे हमने दोबारा से जो ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये ग्राफ जो है कैसा बनेगा। अब जैसा कि हम डिके रेट की बात कर रहे थे, तो डिके रेट जो है वो हमेशा रिलेट करता है हाफ लाइफ के साथ, और दूसरा हमने उसमें रेंज की बात की थी, तो जो रेंज है वो रिलेट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जितनी एनर्जी होगी उतनी ही वो ज़्यादा रेंज कवर करके जाएगा, यानी कि रास्ते में आने वाले उतने ही ज़्यादा जो भी होंगे पार्टिकल्स उनको आयोनाइज करता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा रेंज है, और इसी तरह डिके रेट जो है वो भी डिपेंड करेगा हाफ लाइफ पे, और वैसे इसका हमने रिलेशन हाफ लाइफ के साथ देखा भी था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इसी कंसेप्ट को लेके चलें, तो उन्होंने गीगर एंड नटल ने ये जो रिलेशन फाउंड जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट किया, ये जो ऑब्जर्व किया कि जो हाफ लाइफ थी किसी भी अल्फा पार्टिकल की, यानी कि जो भी अल्फा एमिटर था उसकी जो हाफ लाइफ थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन थी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैथमेटिकली लिखें तो ये आ जाएगा log 10 ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू a प्लस बी जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देखें, जो पिछले वाला एक्सप्रेशन था उसमें यहाँ पे लैम्डा था और यहाँ पे जो है वो log ऑफ r था, लेकिन अभी यहाँ पे हम जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जो मिला है, उसमें एनर्जी की बात की गई है और हाफ लाइफ की बात की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे डिके रेट और रेंज की बात की गई थी। अब इसी तरह अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे वहाँ पे लैम्डा और आर के लिए लॉग लिया और फिर ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हम एनर्जी और लॉग ऑफ हाफ लाइफ के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ होगा ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। वो देखिए वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में था तीनों सीरीज के लिए, लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होने की वजह से यही ग्राफ जो है ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगा। ये यूरेनियम सीरीज, ये थोरियम और ये एक्टिनियम सीरीज। तो ये जो हमें मिलती है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलती है कि हम किस तरह से डिके रेट और जो रेंज है उनके दरमियान में एक्सप्रेशन ले सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं, और हाफ लाइफ और एनर्जी के दरमियान किस तरह से एक्सप्रेशन डेवलप करवा सकते हैं। तो ये आज के 3 हमारे टॉपिक थे, जिसमें पहले हमने देखा अल्फा डिके क्या होता है, दूसरा हमने उसमें उसकी थ्योरीज को डिस्कस किया, यानी पहली जो थ्योरी हमने डिस्कस की वो थी गेमाउ थ्योरी जो कम्प्लीटली बेस कर रही थी क्वांटम मैकेनिक्स पे, और दूसरी जो हमने देखी वो थी गीगर एंड नटल लॉ। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे।